मगर औरंगजेब मुबशिर भाई ने हमें वेलकम किया कि हम उनकी टीम को, अपनी बच्चों को, यूथ को लेके जा रहे हैं उनके पास। औरंगजेब भाई कुछ बताएं, ये जर्नी कैसे शुरू हुई और कहाँ से ये आपको पैशन आया जो आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुंचे? अजहर भाई, मैं कनाडा आया था 1999 में और अंडरग्रेड करने आया था। यॉर्क यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो क्योंकि घोड़ों का शौक तो मुझे बहुत बचपन से था, फादर मेरे आर्मी में थे, तो उन्होंने ही मुझे मतलब इस शौक की तरफ राग़िब किया। वो इतना ज़्यादा इनकलकेट हो गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो जब मैं कनाडा पढ़ने आया तो मैंने देखा कि टोरंटो के आसपास मुझे उस वक्त इतना कोई रनिंग फैसिलिटी जो थी हॉर्स राइडिंग की वो नहीं मिली। तो मैंने न्यू मार्केट एक फैसिलिटी ढूंढी। तो इट वाज ओन्ड बाय एन 88 ईयर ओल्ड जेंटलमैन, और उस वक्त उनके पास आप देखें कि 20-25 घोड़े थे, क्योंकि उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम वीकेंड्स पे आके यहाँ पे काम करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी से किसी तरह करके 3.5-4 घंटे में फ्राइडे शाम को उसके पास पहुंच जाया करता था। सो आई यूज्ड टू स्टे द वीकेंड ओवर देयर, और संडे को मैं वापस आता था। तो ये जो 2-2.5 दिन मैं वहाँ पे गुजारता था, वहाँ पे मैं घोड़े चलाता था, घोड़े ट्रेन करता था। उसके ग्रैंड चिल्ड्रन जो थे उनको भी घुड़सवारी सिखाता था, और उसके अलावा उसने बहुत सारे बकरे बकरियाँ, लैम्ब और भी काफ़ी सारे बर्ड्स जो थे वो रखे हुए थे। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो बस वहीं से फार्मिंग का जो शौक था ना वो डेवलप हुआ, और वो डेवलप होते होते इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि मैंने सोचा कि इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब मैंने 9 to 5 जॉब नहीं करनी, मैंने करना है तो सिर्फ फार्मिंग करनी है, और फार्मिंग में भी लाइफ स्टॉक को फोकस करना है, एग्रीकल्चर को नहीं करना। तो एक टारगेट था, फोकस था। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पहले फुल टाइम इसके अंदर आ गया, और तब से आज तक बस घोड़े हैं और गोट्स हैं, लैम्ब्स हैं, कैटल है, रैबिट्स हैं, ऑर्गेनिक चिकन है। तो बस सिलसिला चलता आ रहा है। सर ये बताएं कि लाहौर लाइव स्टॉक में बहुत से लोग मतलब जाते भी हैं, आप उसको बिजनेस में भी लेके आए हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब इस फील्ड के अंदर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी, जब 2006 में मैं अपनी पढ़ाई करके 2-3 साल जॉब करके पाकिस्तान वापस गया था, तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे आई वांट अ प्लेस ऑफ माय ओन, जहाँ पे मेरे पास लैंड इतनी हो कि मैं घोड़े भी रख लूँ और बाकी के जो मेरे जो शौक के जानवर हैं मैं वो भी रख लूँ। तो उन्होंने बिल्कुल मतलब एज द सपोर्टिव फादर ही हैज़ बिन, उन्होंने मुझे उन्हीं की एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी लाहौर शहर से थोड़ा सा बाहर, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम वहाँ पे अपना सेटअप बना लो। तो मैंने बना लिया। तो उस सेटअप का नाम जो है वो मैंने रखा था अल सिरहान। नाउ अल सिरहान जो है, ये थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अल सिरहान जो है ये हमारे रसूल सल्लम का एक घोड़ा था, उसका नाम था। तो रसूल पाक ने अपनी ज़िंदगी में 7 घोड़े रखे थे, उनमें से एक घोड़े का नाम अल सिरहान था। तो मैंने उस घोड़े के नाम पे अपना लाहौर का जो फार्म है उसको रजिस्टर किया। इवेंचुअली जब मेरे ऑपरेशंस बढ़ने शुरू हुए तो मैंने एक और फार्म, मतलब एक और कंपनी रजिस्टर की, और उसको मैंने लाहौर लाइफ स्टॉक फार्म्स का नाम दे दिया। अल सिरहान जो था वो बेसिकली डील करता था घोड़ों के साथ, गधों के साथ और उनकी रिहैबिलिटेशन के साथ, और लाहौर लाइफ स्टॉक फार्म जो था वो डील करता था 100% कैटल के साथ और चिकन्स के साथ। तो बस वहीं से काफ़ी साल मैंने अपना काम जो था वो करते किया। इवेंचुअली व्हेन आई केम बैक टू कनाडा आफ्टर लीविंग माय गवर्नमेंट सर्विस, तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने यहाँ पे नौकरी नहीं करनी। So the first thing that I started out to do was to look for a land जहाँ पे मैं लाहौर लाइफ स्टॉक फार्म्स शुरू कर सकता। So this actually happened about 3.5 years to about 4 years ago, और छोटा सा एक रेप्लिका मैंने बनाया जो मेरा लाहौर में फार्म है उसका।
और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन गोइंग ऑन सिंस द पास्ट 4 years एंड और अब जाके तो हमारी जो कम्युनिटी है उसको पता चला है कि जी देयर इज अ फार्म, क्योंकि मैं पहले कमर्शियली ऑपरेट नहीं करता था जी। इट्स जस्ट बिन अ ईयर कि मैंने कमर्शियली अपने आप को एडवर्टाइज करना शुरू किया और यू नो आई एम प्रेजेंट ऑन द फ्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आर देयर। तो काफ़ी लोगों को अब मेरे बारे में पता है, लोग आते हैं मेरे पास, दे कॉल मी, तो बस ऐसे सिलसिला चला जी चल पड़ा। तो लाहौर लाइफ स्टॉक का आपका जो स्टार्ट था वो लाहौर के पास फार्म से था, जो आपने सेम चीज को यहाँ पे लाया। रिहैबिलिटेशन आप घोड़ों की करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा आपका माशाल्लाह नाम है, कई लोग मुझे वैसे भी बताते हैं आपके रिहैबिलिटेशन में क्या जो यहाँ पे जो एसोसिएशन है वो क्या आपसे कांटेक्ट करती हैं, कैसे रिहैबिलिटेशन? अच्छा, उसका ऐसे है भाई कि हम जो घोड़े डैमेज हो जाते हैं ना, उनको ऑब्वियसली रिहैब की ज़रूरत होती है, और उनका डैमेज जो होता है वो ऐसा होता है कि वो रिहैबिलिटेशन में जब आते हैं तो वो 99% रिकवर हो जाते हैं। देयर आर सर्टेन एनिमल्स जो हमने 100% भी रिकवर किए हैं। अच्छा, उसके लिए ये होता है कि कनाडा की मार्केट ऑब्वियसली इतनी बड़ी नहीं है, तो हमारे लिए जो मोस्ट फिजिबल लोकेशंस होती हैं वो रेस ट्रैक्स के आसपास होती हैं, क्योंकि कनाडा में हॉर्स रेसिंग जो है ये काफ़ी एक बड़ा बिजनेस है। उसमें थॉरोब्रेड रेसेस हैं और स्टैंडर्ड ब्रेड रेसेस हैं। तो इत्तेफाक की बात है कि मैं ऐसे ही अपने लिए एक फैसिलिटी ढूंढ रहा था, तो आई एंडेड अप इन फोर्ट एरी, जहाँ पे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर था, बट इट हैड बीन क्लोज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो ओनर्स थे दे हैड रिटायर्ड एंड दे हैड एक्चुअली sold it off to a couple who didn't understand horses. They had just bought the place because वो commercial थी, तो and they were involved in real estate, तो उन्होंने ले ली थी। तो उनसे मैंने कहा कि ये जगह, you know, I'm interested in having this place। तो हमारी बात चली, डील बन गई, so I took over the property। और अब ये हुआ कि जो आपका सवाल के टारगेट मार्केट क्या है या एसोसिएशंस कौन सी हैं, तो उसमें हमारी ना एक है ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल करती है हॉर्स रेसिंग को और गैम्बलिंग को। अच्छा, हाँ जी, ऑन्टेरियो में फेडरल भी है, बट ऑन्टेरियो में जो ऑर्गेनाइजेशन उसको डील करती है, तो मेरा उससे रब्ता हुआ। उन्होंने मुझे एंट्री दिलवाई फोर्ट एरी रेस ट्रैक में। अच्छा, और जब मेरी एंट्री वहाँ पे हुई, वहाँ पे मैंने अपने क्रेडेंशियल्स शेयर किए, 2-4 लोगों से मीटिंग्स की, फैसिलिटी ऑब्वियसली ऑपरेशनल हो गई, बोर्ड लग गए, तो वॉक इन क्लाइंट मेरे पास वहीं से आने शुरू हो गए। तो द मोमेंट आई स्टार्टेड हैविंग वॉक इन क्लाइंट्स, मैंने कहा कि अब तो गेम जो है ना लेवल 2 पे चली गई है, सो नाउ आई शुड स्टार्ट एडवर्टाइजिंग दिस एज वेल। So now my facility can take up to 42 horses। उनके लिए हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, जो आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको दिखाया भी था। It's a 22 feet deep swimming pool। It takes about 50,000 gallons of water। और उसमें हम घोड़ों को स्विम कराते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्टिकल वाइब्रेटर्स हैं, फिर हमारे पास बीमर सेट्स हैं जो लाइट के साथ थेरेपी करते हैं, लाइट थेरेपी हम उसको बोलते हैं, तो वो हैं। फिर हमारे पास हॉट वॉकर्स हैं, सो यू नो, एंड देन वी हैव रिहैबिलिटेटर्स, हमारे पास इक्वाइन मसाज करने वाले कैरोप्रैक्टर्स हैं। आई एम क्वालिफाइड माई सेल्फ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कंटाकी। काफ़ी लेट मैंने मास्टर्स किया इक्वाइन साइंसेज में, बट देर आए दुरुस्त आयत कर लिया। तो बस यहाँ से फिर क्लाइंट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई थिंक आई एम द ओनली पाकिस्तानी who's into commercial rehabilitation of horses in Canada। बहुत एक्चुअली देखें, अगर हम सदियों में देखते हैं तो हर चीज ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वॉर्स हो गई, हर चीज घोड़ा उसका मेन ट्रांसपोर्टेशन। अब हम यूथ पे आते हैं। ये जो आप बहुत सारे बच्चे जो आप मैं भी गया आपकी फैसिलिटी पे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा टूर कराया, हर चीज दिखाई। बच्चों का बड़ा पैशन है आर्चरी का, एंड उसके साथ साथ हॉर्स राइडिंग का। ये मेरे ख्याल से हर इंसान का पैशन है ये। और अभी आप एक प्रोग्राम तो जून 20, तो नाजरीन जून 20 को भी हम लाहौर लाइव स्टॉक फार्म पे जा रहे हैं अपने यूथ लीडरशिप प्रोग्राम के बच्चों को लेके, मगर उसके अलावा भी 1 जुलाई में भी हमारा एक बड़ा मेगा प्रोग्राम करने का है। इसमें आप क्या चीजें, जैसे बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि क्या क्या वो चीजें होंगी
जो हम करवा सकते हैं, बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, या आप एज ए कोच, एज ए ट्रेनर? अजहर भाई, उसमें मैं आपको एक बात बताता हूं कि मतलब आपका बचपन देखें तो वो मेरे बचपन से स्लाइटली डिफरेंट था जी। ठीक है, क्योंकि एवरी 10 ईयर्स ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से बच्चों की परवरिश जो है वो डिफरेंट तरीके से हो रही है ठीक है। तो आपके बाद मैं था, मेरी जनरेशन के बाद अगली जनरेशन, मेरी उसके बाद अगली जनरेशन, तो हर जनरेशन में चेंजेस आते जा रहे हैं ठीक है। अब क्योंकि और वो उसकी मेन रीजन टेक्नोलॉजी है जी। हमारे बचपन में टेक्नोलॉजी थी नहीं, हम लोगों के पास सेलफोन्स नहीं थे, सेलफोन नहीं थे, बिल्कुल ठीक है। हम लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी मेरे पास तो बहुत लेट आई ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप छोटे तो शायद डॉस थी बिल्कुल डॉस थी, डॉस बेसिक, एग्जैक्टली बेसिक एग्जैक्टली जी। तो हमारे पास वो चीजें नहीं थी अवेलेबल जो आज के बच्चों के पास अवेलेबल है, और उसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा इन डेप्थ चले गए हैं कि उनका ना जो फिजिकल ताल्लुक है ना दुनिया के साथ वो कट गया। इसमें कथा कलामी हो रही है। मैं बात बोल रहा हूँ, जैसे मेरे बड़े जब मुझसे बिठा के बात करते थे, या हम दोस्त जो बाहर नाइट क्रिकेट होती थी, किसी दोस्त के घर का चबूतरा होता था जब हम बैठ के ज्यादातर टाइम गुजारते, वहीं हलीम भी बन रही होती थी और क्रिकेट भी हो रही थी। अब उस जो हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन में थी, जब मैं किसी की आंखों में देखता था तो बेशक मुझे कोई बात कहनी हो या कोई एंगर हो या कोई इख्तलाफ हो, मगर मैं उसकी वैल्यू और उसकी आंखों में देख के, वो जो आंखों की शर्म होती है उस वजह से मैं खामोश हो जाता था। मगर अब क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रही, वो बच्चों में वो सब टेक्स्ट पे हो रहा है हाँ जी। तो टेक्स्ट पे वो कुछ ऐसे भी चीजें भेज देते हैं जिसमें वो क्योंकि सामने नहीं होते वर्चुअल नहीं होते। हमारे यहाँ क्या होता था, वालिद खड़े तो हमारी आंखें नीचे होती थी, हम बहुत सारी चीजें उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ जाते थे कि ये बात हमें करनी है कि नहीं करनी। मगर अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, और उसकी वजह से मैं ये देख रहा हूं कि बच्चों की जो ग्रोथ है, वो जो मजबूती है, मट्टी से जो हमारा रिश्ता है, और आपसे ज्यादा उसको कोई नहीं, वो चीजें बच्चों के अंदर वो मजबूती नहीं आ रही, वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा भाई, मैं इसी चीज को फोकस बना के तो अभी यूथ के लिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च करना है। वो ऑब्वियसली आपके मशवरे के साथ ही और आपकी कोलैबोरेशन के साथ ही हो रहा है। तो और उसमें मैं बेसिकली यही चीज़ फोकस और टारगेट कर रहा हूँ कि बच्चों को कमरों में से निकाल के, उनके सेल फोन्स में से निकाल के उनकी जो कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट है वहाँ से निकाल के उनको रियल लाइफ में लेके आएँ, उनको प्रिमिटिव जो लाइफस्टाइल है वो उनको दिखाएं ठीक है, जो इंडिजिनस लाइफस्टाइल्स हैं वो उनको दिखाएं। और इंडिजिनस जरूरी नहीं कि यहीं के हों, पाकिस्तान, हमारा जो साउथ एशिया का जो इंडिजिनस बैकग्राउंड है वो क्या था ठीक है, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जो थे वो किस तरह रहते थे, इंडस वैली, बल्कि मोहनजोदड़ो, एग्जैक्टली, महात्मा जी, मतलब जो इंडस वैली जो टैक्सिला के पास, स्टोन कटिंग, स्टोन ग्राइंडिंग, फायर मेकिंग ठीक है जी। अब आग जलाने के 10-15 मुख्तलिफ तरीके हैं ठीक है। उसमें लकड़ी का बहुत रोल होता है, उसमें हवा का बहुत रोल होता है, लकड़ी काटनी कैसे, उसमें लकड़ी काटने का बहुत रोल होता है। तो ये वो चीजें हैं जो आज के बच्चों को नहीं आती। उसके अलावा क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, अब जिस तरह मैं प्रोफेशनल आर्चर हूँ ठीक है, तो मुझे लकड़ी के साथ काम करने का बहुत शौक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज के आई गेट द किड्स इन, उनको मैं अपनी बो बनाऊं और उनको मैं कहूं कि आप लोग अपनी मैन्युफैक्चर करें ठीक है, और फिर उसी बो से उनको मैं बताऊं कि अब आपने आर्चरी करनी कैसे है ठीक है। सो देन लेदर क्राफ्टिंग, ठीक है जी, लेदर के ऊपर आपने एचिंग किस तरह करनी है ठीक है। अभी आजकल देखें, अगर आप लकड़ी देखते हैं, लकड़ी के ऊपर कार्विंग हुई होती है और यहाँ उसको बर्न किया जाता है, एग्जैक्टली वही चीज लेदर के ऊपर भी होती है, बट इट स्टैंड्स आउट। वो चीजें बच्चों को नहीं आइडिया, वो टूल्स क्या हैं बच्चों को नहीं आइडिया ठीक है। सो ये चीजें हैं जो मैं उनके अंदर इनकलकेट करना चाहता हूँ। एनिमल्स का लाइफस्टाइल स्टडी करवाना है उनको ठीक है। मुर्गी अंडा देती है, कैसे देती है, अगर 24 घंटे में एक मुर्गी एक अंडा दे रही है तो वो 24 घंटे में ही क्यों दे रही है, वो 12 घंटे में क्यों नहीं दे रही है। और इधर से वो जो आपकी बात, जब हमने जो हमें अभी अंडे मिल रहे हैं कॉस्को से या वॉलमार्ट से या नोफिल से,
और वो जो देसी अंडे हैं न्यूट्रिशन वाइज वो बिल्कुल सही हैं, सेम है उनकी न्यूट्रिशन, मगर उनकी जो टाइमिंग्स है, जो एक मुर्गी अंडा दे रही है और जो वो दे रहे हैं, तो वो जो हाइब्रिड उन्होंने कर दिया या जेनेटिकली उसको चेंज कर दिया है, उसकी वजह से वो जो हार्मोन्स आपके अंदर आ रहे हैं उससे भी ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ से जल्दी आप जी उसको जी मैंने एग्जैक्टली ये मेरी हमारी काफी डिस्कशन होती है काफी डिस्कशन है जी, क्योंकि वो उसमें हार्मोन्स होते हैं और वो आर्टिफिशियल ग्रोथ होती है, होती तो नेचुरली है बट उसको ट्रिगर किया जाता है। तो किसी भी ग्रोथ, किसी भी लाइव बर्ड की जब आर्टिफिशियली ग्रोथ या उसकी ग्रोथ को ट्रिगर किया जाएगा यूजिंग हार्मोन्स, तो उसका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो हमारी बॉडीज के ऊपर आता है। और वो ऐसे आता है कि आपको मैं बताता हूँ कि जो मैच्योरिटी लेवल है, द फिजिकल मैच्योरिटी नॉट द मेंटल मैच्योरिटी, हमारी बच्चियों में फॉर द आवर किड्स, आवर यूथ, जी बच्चों में ये बहुत जल्दी हो रहा है। जो प्यूबर्टी की एज है वो बहुत पीछे आ गई है, इंस्टेड ऑफ के जो 14, 15, 16 साल में होती थी, अब 9 साल के लड़के लड़कियां, 10 साल के लड़के लड़कियां, उनकी प्यूबर्टी वहां पे आ चुकी हुई है। और वो इसी वजह से है, बिकॉज दे गेटिंग अवे फ्रॉम द नेचुरल resources and getting into more homogenized and hormone oriented foods and feed. तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन, ये एजुकेशन और इसकी के बारे में ये बताना कि कौन कौन फार्मिंग कर सकता है। अच्छा, एक पर्सपेक्टिव हमारा यूथ जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें ये भी आता है कि क्या बहुत से लोग साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एज ए आपने यॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ा और आपने अपने पैशन को फॉलो करके इसको बिजनेस के फॉर्म में लाए जिससे आप इनकम जनरेट, तो हम अपने बच्चों को, बहुत से बच्चों को क्यों ना हम इस तरफ भी लाएं कि वो भी फ्यूचर में फार्मिंग करें या लाइव स्टॉक में करें। आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा भाई, कनाडा में फार्मिंग इज वेरी इजी, बट उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एलिमेंट आ जाएगा। मैं बड़ा एपॉलिटिकल आदमी हूँ, बट हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो फार्मर्स के लिए लाइफ बहुत मुश्किल बनाती जा रही हैं। अच्छा। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो कमर्शियल एलिमेंट है ना मार्केट्स का, उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाए। और उसको अपलिफ्ट करने का मतलब है कि फार्मर्स को सप्रेस किया जाए। ठीक है, तो अब जिस तरह आप देखें कि वो आर्टिफिशियल मीट्स आ गए हुए हैं। जी 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 जी, वो मैं सुन रहा हूं आजकल, वो जी, बड़ा अब वो आर्टिफिशियल मीट जो है वो किसकी रोजी के ऊपर पाँव मारता है? लाइव स्टॉक फार्मर्स के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी। तो अब वो मतलब ये वजूहात हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। मैं लोगों को यही कहता हूँ, मुझे बहुत फोन आते हैं लोगों के, बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस, ईमेल्स आती हैं कि हमें बताएं, हमने फार्मिंग शुरू करनी है फ्रॉम विद इन कनाडा एंड फ्रॉम द यूएस। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि भाई सोच समझ के आप ये काम शुरू कीजिएगा। मुझे तो एक अरसा हो गया, मैं आज तो इसके अंदर घुसा नहीं, मुझे तो 25-30 साल हो गए, 25 साल हो गए काम करते हुए। ठीक है, it started as a hobby, converted into a passion, into a lifestyle, and now it's my profession. ठीक है, so I've been through 4 stages. I haven't made it my profession right away. So if you're thinking of making it your profession right away, you have to think of quite a lot. Many angles, yeah. बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके ऊपर, बहुत एंगल्स हैं, उनके ऊपर सोच के इसके ऊपर काम करें। प्रॉफिट तो है, प्रोवाइडेड आप अपनी मार्केट कैप्चर कर लें। अगर आपने मार्केट कैप्चर कर ली, आपको कंपेटिटिव एडवांटेज है किसी चीज का, अगर नहीं है तो वो आइडेंटिफाई करें। और अगर आप आइडेंटिफाई कर जाते हैं, जिस तरह मैंने कर लिया, ठीक है, तो फिर तो देयर इज नो एंड टू इट। बहुत इम्पोर्टेंट आपसे इंफॉर्मेशन मिल रही है और मैं अपने सामीन को भी बोलूंगा कि हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ आए। ये बात बताएं कि ये जो आपका पैशन है बच्चों के लिए जो आप करना चाह रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं आपके यूथ के लिए कि यूथ आपको सीख सकते हैं? कैंपिंग, आर्चरी, क्या आप इसमें? अजहर भाई, मैं काफ़ी सालों से सोच रहा था कि एक ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट बनाई जाए जहाँ पे मैं यूथ को 100% नेचर फोकस्ड एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाऊँ। एंड all the studies that I've done over the years has led me to form the Center for Diversity Initiative Foundation. तो इस फाउंडेशन का मकसद जो है वो यही है कि टीनेजर्स को और यूथ को फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स,
उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना, उनको एक दूसरे के कल्चर्स और इंडिजिनस लाइफस्टाइल्स जो हैं उनके बारे में सिखाना, आपस में उनका इंटरेक्शन करवाना, और फिर जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि नेचर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनसे उनकी शनासाई करवाना। तो उसमें ऑब्वियसली ओवरनाइट कैंपिंग्स जो हैं वो होंगी, फिर ऑब्वियसली कुकिंग ऑन वाइल्ड फायर या ओपन फायर जिसको हम स्पिट फायर बोलते हैं, उसके ऊपर खाना कैसे बनाया जाता था प्रिमिटिव टाइम्स में, इंडिजिनस लोग कैसे बनाते थे, एंड देन फिर उसको खाना है। फिर जब उसको खाना है तो उसके बाद फिर जो आपके अंदर प्रोटीन गई है और जो एनर्जी गई है, अब आपने उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है, तो हाँ जी, उसको अब आपने बर्न आउट कैसे करना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास ग्राउंड आर्चरी है, हमारे पास हॉर्स बैक राइडिंग है, हमारे पास ट्रेल वॉक्स हैं जिसके ऊपर हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मशरूम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं बाय लुकिंग एट जो पैरों के निशान होते हैं। तो हाँ जी, उनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चों को बताते हैं कि ये किस चीज़ का हुफ है, ये किस चीज़ का पॉ है, यहाँ से क्या एनिमल गया होगा। फिर डिफरेंट एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि जिस तरह मुझे डेयर हंटिंग का बहुत शौक है, तो ओवर द इयर्स आई फिगर्ड आउट कि जो हिरन है अगर फॉरेस्ट में भी होगा तो सबसे आसान रास्ता चूज करेगा जिसके ऊपर ब्रश ना हो, ज्यादा टहनियां ना हो, ठीक है। तो ये चीज मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी और यही चीज मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, उनको नॉलेज देना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा नॉलेज है मेरे पास, मैं उसको बांटना चाहता हूँ। जी, थैंक यू। और यकीनन जैसे यूथ लीडरशिप प्रोग्राम हम कर रहे हैं और मैं भी मल्टी कल्चर डिफरेंट जो बच्चे हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, उन सब जब वो एक क्लास के अंदर आते हैं तो उनके अंदर जो हारमोनी। एक चीज बताएं कि हम जब बचपन में स्पोर्ट्स खेलते थे, मैं क्रिकेट खेलता था, आप आर्चरी में थे, तो हम ग्राउंड में जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आप आर्चरी कर रहे हैं, और कभी हम हार भी जाते हैं स्पोर्ट्स में, कभी हम जीत जाते हैं, कभी हमारा कंपटीशन होता है, और जो हमारा कंपटीशन होता है उसको हम बड़ी रिस्पेक्टफुली हैंडल करते हैं। लाइक क्रिकेट टीम होती है या आर्चरी होती है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इफ ही इज बेटर देन अस, जिसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मगर जब बच्चे ग्राउंड में अब कम जा रहे हैं या स्पोर्ट्स में बहुत कम है, जो हमारी कम्युनिटी से हैं या बहुत ज्यादा गेम्स में चले गए, जिंदगी में आपको जो स्पोर्ट्समैनशिप सिखाती है, मेरे ख्याल से पढ़ाई भी उससे कम सिखाती है। आप बहुत कुछ, आप इस बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव? देखिए जी, मुकाबला जो है ना वो हर तरह से आप दुनिया में करते हैं, हर किस्म के लोगों के साथ करते हैं। तो जब आप स्कूल में होते हैं तो स्कूल में मुकाबला जो होता है वो पढ़ाई का होता है इनिशियली और प्राइमरीली। जो सेकेंडरी मुकाबला होता है वो गेम्स का होता है, ठीक है जी। क्रिकेट खेल लें, फुटबॉल खेल लें, हॉकी खेल लें, ठीक है, टीम्स का आपस में होता है। मैं हमेशा से ही जिस स्पोर्ट से मुंसलिक रहा हूं वो इंडिविजुअल स्पोर्ट रही है, और जब आप टीम स्पोर्ट से इंडिविजुअल स्पोर्ट के ऊपर आते हैं तो उसमें जो एलिमेंट ऑफ विनिंग होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसमें मुकाबला भी फिर बहुत सख्त होता है। जैसे गोल्फ की एक गोल्फ जी, आप गोल्फ देख लें, आप ट्रैक एंड फील्ड देख लें, बिल्कुल ट्रैक एंड फील्ड, उसमें दैट इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। इंडिविजुअल एट द एंड इट्स अबाउट द कंट्री एंड द टीम, बट वो आप एक इंडिविजुअल आप जोर लगा रहे हैं, आप यानी कि आपका मुकाबला अपने आप के साथ है। और ये सबसे मेरे ख्याल से खूबसूरत बात जो है कि जब आप अपने आप से ही मुकाबला, और हम बहुत जगहों पे आजकल देखें कि हर किस्म का माहौल, कुछ जेलसी भी है, कुछ वो है, मगर जहां पे आप कहें कि मेरा मुकाबला मेरे साथ है, आई वांट टू इंप्रूव माई सेल्फ, मेरी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, मुझे कितनी रनिंग करनी है, मुझे कितनी चीजों को गाइड कर, एक तो उससे माशरे में बहुत हेल्दी मैसेज आता है कि आप अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं, आपको दूसरे से कोई, और आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों को एक बात बताता हूं कि जब मेरी फोटोग्राफ्स आती हैं और वीडियोस आती हैं ना इवेंट्स की, तो मैं तस्वीरों को भी बहुत देर तक देखता हूं, और मैं उन वीडियोस को, जो वीडियो क्लिप्स होते हैं, क्योंकि हमारा रन जो होता है वो 10 से 12 सेकंड का होता है हॉर्स बैक आर्चरी में, उस 12 सेकंड के रन को जब मैं सेग्रीगेट करता हूं और एनालाइज करता हूं ना, हर एक सेकंड को मिली सेकेंड्स के अंदर, तो मैं अपने आप को देख रहा होता हूं, मैं अपनी गलतियां ढूंढ रहा होता हूं, ठीक है। और
वहीं से मुझे अंदाजा होता है, फिर मैं देखता हूँ जब फोटोग्राफ्स होती हैं उसमें मैं देखता हूँ कि जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो नजर आते हैं, ठीक है। जो वीडियो चलती हैं उसमें लोगों की तालियों की आवाज आती है, तो वो ताली मैं ये भी देखता हूँ कि मेरी इस परफॉर्मेंस के ऊपर या मेरे इस रन के ऊपर ताली कितनी बजी थी। बिल्कुल तो वो चीज मुझे बताती है कि यार कहाँ पे मेरी शॉर्टकमिंग्स हैं और कहाँ पे मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूं, तो फिर मैं उन चीजों के ऊपर फोकस करता हूं। ऑब्वियसली जो मेरी चीजें बेहतर है उनको तो मैं बेहतर से बेहतर करता हूं, और जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भी फिर मैं इस तरीके से बेहतर करने की कोशिश करता हूं। तो फिर यही बात अगेन कि जब आप इंडिविजुअल स्पोर्ट में होते हैं तो आपकी जंग अपने आप से हो रही है। अपने आप इसको, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, इसको मैं एक हमारे यहाँ एक जापानीज की इस्तेलाह है, उसको शिकुमी कहते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फिश बोन एनालिसिस। तो जब हम फिश बोन एनालिसिस करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी टॉपिक पे, तो उस पे हम कहते हैं व्हाट आर द मैन, मशीन, प्रोसेस, उसको हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके उन फैक्टर्स को वाई एक है 5 वाइज, और वो 5 वाइज तो एक इस्तेलाह है, मगर 5 वाइज से हम ज्यादा भी जा सकते हैं, कम भी जा सकते हैं। तो ये मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी, और ये मैं अपनी यूथ को भी कहूंगा कि आप इन चीजों से बहुत ज्यादा सीखें। कि देखें औरंगजेब भाई जो आज इस मुकाम पे पहुंचे वो ऐसे नहीं पहुंच गए। आप वहां पे फाइनल प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं जहां पे वो प्रोडक्ट होती है, मगर उसके पीछे जो मैसेज है वो ये है कि कितनी इन्होंने मेहनत की, कितनी इनकी डेडिकेशन है, कितना माइक्रो लेवल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने कहा पैशन भी है, इज अ लाइफ स्टाइल चेंज टू लिव इन फूड। इनका भी दिल चाहता होगा कि ये फंक्शंस में आए, ये कहीं पे टूर पे चलाएं, क्रूज पे चलाएं, मगर इन्होंने सेक्रीफाइस किया। बहुत शुक्रिया औरंगजेब भाई, बहुत चीजें आपसे रह गई जो हमें करनी थी, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक मैसेज हमारी स्पेशली यूथ और हमारी कम्युनिटी के लिए। थैंक यू सो मच अजहर भाई, आपने मुझे बुलाया वंस अगेन। इट हैज बीन अ वेरी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन। बहरहाल यूथ के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि अगर आपने टारगेट को अचीव करना है तो अपने दिल में उसका फैसला कर लें और फोकस बना लें कि मैंने इस टारगेट को अचीव करना है। मैं जहां आज हूं, मुझे 23 साल लगे हैं यहां पहुंचने में। जैसे अजहर भाई ने कहा कि बिहाइंड द कैमरा आपको चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती हैं, लेकिन इन खूबसूरत चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने एक बहुत तवील अरसा गुजारा है, बहुत मेहनत की है। लिहाजा ज़िंदगी में एक टारगेट बना लें, उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करें, हेल्प लें, मेंटरशिप लें, आप अपने लिए लीडर जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और माँ बाप के फरमाबरदार रहें। उनकी दुआओं से आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाएंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हमारे साथ औरंगजेब मुबश्शिर भाई हमारे साथ आए। उन्होंने लाहौर लाइफ स्टॉक के अपने पैशन के बारे में बताया। वर्ल्ड रैंकिंग में 131 से 41st पोजीशन पे पहुंचना ना सिर्फ ये बाइस फ़ख्र है हम सब कैनेडियन पाकिस्तानियों के लिए भी, मगर सबसे इम्पोर्टेंट यूथ के लिए, जैसे उन्होंने बताया कि फोकस हो, अपना टारगेट लॉक करें। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैं यूथ लीडरशिप एजुकेशनल एकेडमिक साइड पे हूँ, इसी तरह यूथ में जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें अपने कोच बनाएं। हर फील्ड में एक एक्सपर्ट को चुनें और उससे इंस्पायर हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब लीडरशिप की जो मेन पहचान है वो है इंस्पायरेशन। औरंगजेब भाई से हमने आज सीखा कि कैसे उन्होंने इतने साल लगा के अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बनाई, ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि कनाडा का और पाकिस्तान का रोशन किया। आप सब लोग जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं अपने प्लान बनाएं, मगर प्लान को किताबों से निकाल के एक्शन पे लेके जाएं और फिर चेक करें कि क्या हम राइट डायरेक्शन पे हैं, और फिर आप उस चीज़ को अचीव करें। इसमें कई साल लग जाते हैं, मगर उसी प्रोफेशन को चुनें जिसका आपका पैशन है। मैं आज औरंगजेब भाई का ही वर्ड लूँगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने गोल्स को डिफाइन करें, एक्शन प्लान बनाएं, क्योंकि यही ज़रूरत है। और इसी तरह आप ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सकते हैं। एक बार फिर बहुत शुक्रिया औरंगजेब भाई का कि वो मेरे प्रोग्राम में आए, अनीस फारूकी साहब का कि उन्होंने हमें फुल सपोर्ट की, A1 TV कनाडा का जिसने ये प्रोग्राम आप सब तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया।
until the next program, stay blessed. Thank you so much. Muslim Welfare Canada works hard to ensure no one goes hungry. They're providing much needed assistance to those who are struggling. Last year, MWC delivered more than 30,000 hot meals to those in need. We can all make a difference. Let's commit to taking action today so that tomorrow no one in Canada will go to sleep hungry again. Donate today, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward your efforts. हम हर सुबह इस उम्मीद के साथ अपने घरों से निकलते हैं कि मेहनत करके अपने हिस्से की रोजी कमाएंगे। रोजी ज्यादा हो या कम, आखिर हो जाती है खत्म। मगर एक ऐसी कमाई है नेकी की जो कभी खत्म नहीं होती। तो फिर आज से अपनी कमाई में से नेकी का एक हिस्सा निकालकर सदका जारिया की नियत से अतिया करें, क्योंकि अब बनने जा रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शौकत खानम हॉस्पिटल कराची में। पहले की तरह इस बार भी शौकत खानम हॉस्पिटल की तामीर में अपना हिस्सा डालकर जिंदगी भर की नेकियां कमाएं। घर बैठे सदकात और अतियात देने के लिए 0800-11-555 पर कॉल करें। तो फिर आओ अपने हिस्से की नेकी कमाओ, शौकत खानम कराची बनाओ। आप देख रहे हैं A1 TV कनाडा। A1 TV कनाडा, मेरा, आपका और हमारा।